चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक दीजिए। फ्यू बेसिक टर्म्स। टर्म्स related to spherical mirror. Spherical mirror, ये टॉपिक हो गया जो आज पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या सब पढ़ेंगे, पहले सबको ये वन बाय वन लिख देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पोल, फिर पढ़ना है प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर पढ़ना है फोकस, फिर पढ़ना है एपरेचर, एपरेचर, उसके बाद फिर फोकल लेंथ, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब चीजों को हम लोग को क्लियर करना है। ये सारा पॉइंट्स को 7 पॉइंट्स को क्लियर करना है। लिख लिए इसको। अब वन बाय वन को डायग्राम से हम लोग समझते हैं दोनों मिरर में एक साथ। तो सबसे पहले हम लोग पोल को समझते हैं। पोल, तो पहले दोनों मिरर बनाते हैं। ये कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर। इसका एक और नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। तो इसका कनकेव मिरर हो गया ये। और ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। एक और नाम क्या है इसका? डाइवर्जिंग मिरर। अब इसका ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट, ये क्या है? ये ज्योमेट्रिकल मीन पोजीशन है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ये जो कर्व है, ये कर्व जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीन, यानी कि सेंटर इसका, मिड पॉइंट इसका ये हो गया, ये मिड पॉइंट। इसी को कहते हैं पोल, इसी को पोल कहते हैं। ये पोल हो गया, ज्योमेट्रिकल मीन। अब इसको हम लोग लिख भी देते हैं। इसका डिफिनीशन लिखेंगे, जियोमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट geometrical center point of reflecting spherical surface, यानी जहां ये जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जियोमेट्रिकल जो सेंट्रल पॉइंट होगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट होगा उसी पॉइंट को इस स्फेरिकल मिरर का पोल कहते हैं। लिखा हुआ है जियोमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस हो गया, उसका ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? पोल कहेंगे। पोल का डिफिनीशन हो गया। अब इसका डिनोट किससे करते हैं? इसको कैपिटल पी से। इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय पी हो गया। तो ये पोल का
चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया। पोल किसको कहते हैं ये समझ में आ गया। कुछ डाउट है तो पूछिए इसके बारे में कुछ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। अब ये जो आपका देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक और नाम है और उसको कहते हैं एपरेचर। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं सरफेस, इसका नाम एपरेचर भी है, एपरेचर। तो रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल, रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मतलब गोल हो गया, रिफ्लेक्टिंग मतलब जिससे रिफ्लेक्शन होगा, सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड एपरेचर। तो कहीं कहीं एपरेचर भी होगा, कहीं कहीं एपरेचर भी लिखा रहेगा किसी किसी बुक में, पब्लिकेशन में। तो एपरेचर का मतलब समझ जाइएगा कि वो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कहते हैं। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही एपरेचर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग को प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ना है, इसको मिटा दें, लिख लिए। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल एक्सिस। तो फिगर बना लेते पहले। दोनों मिरर है, दोनों मिरर का नाम याद ही हो गया होगा, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। कर्व्ड आउटवर्ड हुआ तो कन्वेक्स मिरर, कर्व्ड इनवर्ड हुआ तो कनकेव मिरर। अब पोल भी आप अभी डिफाइन कर लिए, पोल डिफाइन हो गया कि स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल कहते हैं। स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको हम लोग पोल कहते हैं। और पोल से जो एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, पोल पर जो एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, पोल पर जो एक नॉर्मल ड्रॉ होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, अलग अलग फिगर बनाइए, उसी में लिखिएगा, लिखिए। फिगर आप कहीं भी बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, बस हमको डिफाइन करने में फिगर बनाना पड़ रहा है दूसरा। आप दूसरा ही फिगर बना लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। उसी में लिखे हैं, उसी में बना दीजिए, उसी में बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहां बनाइएगा ना वो लाइन, उस पर लिख दीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया, बस आपको समझना है प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन तो हम लिखेंगे ही नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस हमको सुविधा हो रहा है एक लाइन में ना इसको क्लियर देखने, एक ही में अगर सब कुछ दिखा देंगे तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। यहाँ पर तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक पोल पे क्या है कि नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है। तो पोल पे जो नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल मतलब जो किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको नॉर्मल कहते हैं। तो पोल पर जो नॉर्मल ड्रॉ होगा, और पोल कहाँ है तो वही ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट है स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसको पोल कहते हैं। पोल से जो आप नॉर्मल ड्रॉ किए दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर डिफिनीशन लिखा देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन joining pole and center of curvature। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन इसलिए लिखे क्योंकि इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ एरो नहीं लगाए हैं लेकिन हम लाइन यूज किए हैं, लाइन सेगमेंट नहीं किए हैं, जबकि बनाए हैं हम लाइन सेगमेंट, लेकिन लिख रहे हैं लाइन। मतलब क्या हुआ, बढ़ा सकते, देखिए उसको बढ़ा के उधर कर दिए। हाँ, ये तो ये हो गया, आपको ये लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दीजिए। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिफिनीशन भी बताएंगे, सिर्फ अभी लिख दीजिए इसको सी। इसका सी होगा इधर,
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी समझाएंगे, बस अभी सी लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए? क्योंकि अभी आपको डिफाइन करना है। प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनीशन होगा कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो एक नॉर्मल होता है, एक लाइन होता है, जो ये नॉर्मल किस पर होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब इसी में आपको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन बता देते हैं। कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर अब बताएंगे। अब फिगर में यहाँ सी, फिगर में बताए ना सी, अब इसको डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। बस वो फार्मूला में उसके डिफिनीशन में यूज हो गया, इसीलिए इसको दिखा दिए। अब समझाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को। लिखेंगे spherical mirror is a part of a sphere। spherical mirror किससे काट के बनाया गया है? तो किसी स्फीयर से ही काट के बनाया जाता है। अब इसी को अगर आप इमेजिन करिएगा तो ये एक बड़ा सा क्या बन जाएगा? बड़ा सा क्या बन जाएगा? ये स्फीयर बन जाएगा। तो जिस स्फीयर का ये हिस्सा है, उस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अब जैसे ग्लोब है ये, अब ये क्या है? ये स्फीयर है ना। अब स्फीयर है, अब मान लीजिए कि इसको हम नाइफ से यहां से बीचों बीच काट दे तो काट देंगे तो फिर ये तो कर्व मिल जाएगा ना, एक आधा जो टुकड़ा मिलेगा तो कर्व मिलेगा। तो उस कर्व का कहीं ना कहीं तो सेंटर था जब दोनों एक मिलके एक स्फीयर था। टू इक्वल हाफ्स को करेंगे तो दोनों इक्वल हाफ्स किसका पार्ट होगा? एक पूरे स्फीयर का पार्ट होगा। उस स्फीयर का कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा। वही सेंटर जो होता है इस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? सपोज कीजिए कि ये शीशा का कोई स्फीयर है, इसको हम आधा से काट रहे हैं, बीचों बीच काट रहे हैं। तो बीचों बीच काट रहे हैं तो ऐसा सरफेस मिलेगा ना, मिलेगा सरफेस। ये किसका सरफेस है? इसी स्फीयर का। तो जिस स्फीयर का है उसका तो सेंटर होता है, तो जो सेंटर होगा वही इस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाएगा? हाँ, उस साइड बनेगा। लिख दिया उधर, इधर नहीं बनेगा, क्योंकि इधर कर्व किधर हो रहा है? इसका जो इमेजिन करिएगा ये किस ऐसे ना होगा इसका स्फीयर। इसको अगर आप कंप्लीट करिएगा स्फीयर के फॉर्म में तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा, कर्व इधर हो रहा है तो सेंटर इधर होगा। इसका कर्व इधर हो रहा है तो इधर हो रहा है। समझ में आया? तो क्या लिखे इसको? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। जिस स्फीयर से इसको काट के बनाया गया है उस स्फीयर का जहां सेंटर होगा, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को बनाया ही जाता है किसी स्फीयर से। देखिए लिखा ही हुआ है, मिरर में लगा हुआ है स्फेरिकल, मतलब गोल। ये तो ये किसी स्फीयर से ही बना है, और जिस स्फीयर से काट के बनाया गया है उस स्फीयर का जहां सेंटर था इसका भी वही क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझ में आ गया? क्लियर है ना सबको? कुछ डाउट है तो बोलिए अभी भी। फर्स्ट बेंच कुछ है डाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर में? क्या सेकंड बेंच ठीक है? लास्ट बेंच कोई दिक्कत नहीं इसमें? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्लियर हो गया और यहाँ डिनोट भी कर दिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक। अब क्या है? फोर्स, फोकस है, फोकस है। फोकस से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी में लिप बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसी में हो जाएगा डिफाइन। लिखिए अब रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही आसान है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जान ही गए। अब याद कीजिए जब पढ़े थे वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लास 9 के मैथ में, तो स्फीयर था ना, स्फीयर का सेंटर था, सेंटर था तो रेडियस हुआ था। स्फीयर का क्या होता था टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पाई पाई आर एल, तो कोन का था 4 पाई स्क्वायर। तो आर था ना, रेडियस इन्वॉल्व होता है स्फीयर में, तो यहां पर भी रेडियस इन्वॉल्व होगा। चूंकि ये स्फीयर से ना काट के बना है, इसलिए इसमें भी रेडियस होगा। अब रेडियस किसको कहेंगे बताइए तो, चलिए बस हो गया। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, बस यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी यहाँ P से लेके C तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी PC का जो लेंथ होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। समझ में आ रहा है हर्षिता? P से C के बीच का जो डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस हो गया, ये स्फीयर पूरा हो गया। अब किसी सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से मिला दीजिए यहाँ तक का, ये रेडियस हो गया। ये रेडियस ही डिसाइड करेगा कि कितना बड़ा गोला है, रेडियस ही डिफाइन करेगा। अब मान लीजिए इतना छोटा है, अब इतना बड़ा गोला है, किसका रेडियस अधिक होगा, छोटे वाले का बड़ा वाले का? इसका रेडियस अधिक होगा, इसका रेडियस कम होगा। रेडियस डिपेंड करता है कि उसका स्फेरिकल सरफेस का एपरेचर क्या होगा। चलिए अब हो गया ये। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है एपरेचर। एपरेचर पढ़िए अब। एपरेचर, एपरेचर पढ़ा दिए, फिर एक बार लिख लीजिए। द width of reflecting spherical surface, width of spherical reflecting surface, इसको हम लोग बोलेंगे एपरेचर। जैसे कि देखिए ये है, तो ये जो देख रहे हैं, ये यहां से ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एपरेचर। ये एपरेचर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अगर हमारा मिरर होगा, ये हुआ एपरेचर, ये एपरेचर हो गया, सीधा डिस्टेंस को। हाँ, अब ये ऐसा भी हो सकता है हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी मिरर हो सकता है। तो ये जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है इसका, ये भी एपरेचर है। एपरेचर का मतलब हुआ कि ये विड्थ कितना, चौड़ा कितना है, ये चौड़ाई कितना है। ये जो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कितना चौड़ा है, वही बताता है इसका एपरेचर। अब बताइए किसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अधिक होगा, जिसका एपरेचर अधिक होगा या जिसका एपरेचर कम होगा? किसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अधिक होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका अधिक है? जिसका अधिक है। देखिए इसका सरफेस कितना दूर है, इसका देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना ही दूर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको कहते हैं हर्षिता? जिससे रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका रिफ्लेक्शन वाला सरफेस देखिए कितना लंबा है, इसका देखिए, इसका कम है, इसका अधिक है। तो ये किस पे डिपेंड किया? समझ में आया? आ रहा है समझ सबको? एपरेचर, एपरेचर का मतलब हो गया कि कितना विड्थ है किसका, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। चलिए एपरेचर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ कन्वेक्स में तो उधर होगा, ये हो गया ना, ये हो गया, ये एपरेचर, ये एपरेचर हो गया। यानी जिधर
आपका रिफ्लेक्टिंग हो रहा है, जिधर वो स्फेयर हो रहा है, जिधर वो कर्व हो रहा है, उधर ही उसका होगा एपरेचर। एपरेचर का मतलब हुआ कि वो कितना मुड़ा है, कितना कर्व है। अब डिफरेंट डिजाइन का आप बर्तन देखते होंगे किचन में, कुछ ज्यादा ही कर्व रहता है, कुछ कम कर्व रहता है। कर्व किसका कितना है, एपरेचर कहलाएगा। होता है व्हीकल्स में, आप उसको छुइएगा तो आपको क्या लगेगा, वो पूरा प्लेन लगता है ना। साइड मिरर कार का या बस का या ट्रक का या बाइक का साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर जिसमें देखा, जिसको हिंड मिरर भी कहते हैं, रियर व्यू के लिए, पीछे से आ रहे किसी गाड़ी को देखने के लिए, वो ऐसा होता है, सरफेस उसका ऐसा है, ये ऐसा। क्या आपको फील होता है कि ऐसा कर्व है? उसको छूने से क्या आपको ऐसा फील होता है कि ऐसा है? नहीं गौर किया, उसको नहीं छुए कभी आईना को? अरे कार का जो आईना साइड में से लिखा रहता है, कान की तरफ साइड में लगा रहता है गाड़ी के, उसको कभी नहीं छुए हैं? हाँ, नोटिस कीजिएगा, लगेगा प्लेन, लेकिन प्लेन नहीं होता है, वो ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। रीजन ये है कि उसका एपरेचर जो है ना, वो बहुत अधिक रहता है, ऐसे रहता है, इतना बड़ा एपरेचर रहता है। छूने में लगे आपको प्लेन है, लेकिन थोड़ा सा आपको वो मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा कन्वेक्स है, थोड़ा सा कन्वेक्स होता है, पता नहीं चलेगा, ठीक है, प्लेन। तो बाय नेचर उसका रहता है कन्वेक्स। एपरेचर हो गया, एपरेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब फोकस पढ़ना है, फोकस। फोकस के लिए डायग्राम बनाना होगा, तो ये पहले बनाते हैं कनकेव मिरर के लिए डायग्राम। तो इसका पहले बना दिए, ये पोल, ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको बढ़ाएंगे, एग्जाम में इसको बनाइएगा स्केल से, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रे देखिए, हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लाए हैं और रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है उसी को फोकस कहते हैं। ये फोकस मिल गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को ये इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। फोकस हो गया ये। फिर आते हैं कन्वेक्स में। कन्वेक्स में ये हो गया पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उससे पार करता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो एक लाइन ड्रॉ किए वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल रे ऑफ लाइट इस पर भी इंसिडेंट करेगा, और आप इसका नेचर जानते हैं, ये कन्वर्जिंग नेचर का है, इसीलिए ऐसे आया। अब देखिए इसका डाइवर्जिंग नेचर क्या करेगा, इसके साथ लाइट को डाइवर्ज कर दिया। अब ये जो लाइट डाइवर्ट हुआ उधर ऊपर के तरफ, यहां भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहां भी रिफ्लेक्शन हुआ। दोनों का नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, इसका कैसा नेचर है रिफ्लेक्ट करने का, उसका देखिए नेचर कैसा है रिफ्लेक्ट करने का। दोनों के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ही आया, इंसिडेंट हुआ है। यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुआ, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुआ। ये कैसे कन्वर्ज किया, ये कैसे डाइवर्ज किया, इसी नेचर की वजह से इसको डाइवर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। अब ये अपीयर होगा कि कहां से आ रहा है ये रिफ्लेक्टिंग रे, ये अपीयर होगा कि यहां से आ रहा है, तो ये फोकस हो गया। तो इसका एपरेंट फोकस होता है, इसका एग्जैक्ट फोकस होता है, क्योंकि ये
एपरेंट लाइन से पता चला कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के किस पॉइंट पे एपरेंटली इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये काटता हुआ लग रहा है, ये एपियर हो रहा है, ये एपियर्ड फोकस है और ये रियल फोकस हो गया। दोनों में ये डिफरेंस है। जो इमेज के फॉर्मेशन में भी आपको पता चलेगा वो वर्चुअल, ये रियल वाला बात होगा जब इमेज फॉर्मेशन दिखाएंगे रे डायग्राम से। अब फोकस का डिफिनीशन लिखने का टाइम आ गया। अगर आप लोग ये समझ गए हैं तब समझ में आया समझ में? समझे कि नहीं समझे? प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, इसके पैरेलली लाइट रे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे एपियर हो रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुआ ना, इसको अगर इमेजिन करेंगे ये कहां से लाइट रे आ रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से आ रहा है। जहां से एपियर हो रहा है कि आ रहा है उसी पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस। तो दो वर्ड यूज करेंगे। व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू द mirror, spherical mirror, after reflection it intersect the point at principal axis and it appears to intersect the point on principal axis is called focus। इसके लिए appear, इसके लिए intersect, इसके लिए direct intersect लिखेंगे, इसके लिए appear लिखेंगे, लगता है, ये होता है। तो एक ही डिफिनीशन में दोनों वर्ड यूज कर लेंगे। लिखेंगे द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर all parallel rays meet or appear to meet after रिफ्लेक्शन। देखिए कितना अच्छा डिफिनीशन है ये। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर, वेयर ऑल पैरेलल रेज, जहां पर सारे पैरेलल रेज मिलते हैं या एपियर टू मीट, लगते हैं कि वो मीट किए हुए हैं वहीं पर। किसके बाद? रिफ्लेक्शन के बाद। यहां भी देखिए रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे आएगा, यहां भी देखिए रिफ्लेक्शन के बाद यहां मीट कर रहा है यही रे, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर मीट कर रहा है। ये रे यही रे है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद यहां मीट कर रहा है। तो सिर्फ एक ही रे के साथ ऐसा नहीं है, सारा पैरेलल रे। यहां भी अगर आप ये भी रे लेंगे, बस आपका क्राइटेरिया है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के सारे रे क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पैरेलल। तो पैरेलल होने के बाद ये मिलेंगे इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर मिलेंगे, इसी पॉइंट पर। जितना सारा रे ले लीजिए, ये भी रे ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन सब इसी पॉइंट पे मिलेंगे, इसी पॉइंट पे। जितना भी रे ले लीजिए आप, यहां भी वही है कि ये रे आप एक और ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसको भी क्या करिए? रिफ्लेक्ट करवा लीजिए। ये रिफ्लेक्ट हो गया। नीचे यहां से भी ये इंसिडेंट करा लीजिए, ये रिफ्लेक्ट हो गया। जितना भी रे लेना है, ज्यादा रे इसलिए नहीं लेते हैं कि फिर क्लियर नहीं लगेगा देखने में। यहां भी इसका भी यही कहानी है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो क्या डिफिनीशन हो गया फोकस का? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट और एपियर टू मीट। एपियर टू मीट इसके लिए, कन्वेक्स के लिए, और मीट कनकेव मिरर के लिए। यहां मीट होता है, वहां एपियर हो रहा है, मतलब लग रहा है। इन इमेजिनरी लाइन से हम दिखा रहे हैं इसको। तो एपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन होने के बाद ही मिल रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद ही अपीयर हो रहा है कि यहाँ पर मीट कर रहा है। अब यहां से देख सकते हैं फोकस के बारे में कुछ पूछना है, इस फोकस के बारे में तो बोलिए, कोई अगर है मन में कुछ तरह का कोई कंसेप्ट से रिलेटेड कोई शंका है तो बताइए। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब यहीं पर फोकल लेंथ भी क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि रेडियस ऑफ कार्वेचर किए थे पोल और सेंटर ऑफ कार्वेचर के बीच के डिस्टेंस को, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, किसके किसके बीच के डिस्टेंस को, पोल एंड फोकस के बीच के पॉइंट को, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस।